दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो पूर्ण रूप से इंफॉर्मेटिव वीडियो है और अगले कुछ मिनटों तक मैं बहुत सारी जानकारियां शेयर करूंगा। हो सकता है कि वो जानकारी आप नहीं जानते हो या अगर जानते हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, आज मैं जिस शेयर पे अपना व्यू लेके आया हूं उसका नाम है 3i इन्फोटेक लिमिटेड। अब 3i इन्फोटेक लिमिटेड पे रोज वीडियो लोग बनाते हैं। मैं एक ही वीडियो अभी तक बनाया हूं और अभी बनाने के पीछे एक रीजन है कि इसका एक बहुप्रतीक्षित ऑर्डर पेंडिंग था एनसीएलटी में कैपिटल रिडक्शन का। वो कैपिटल रिडक्शन के लिए एनसीएलटी ने इसे अलाउ कर दिया है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसमें अभी निवेश करना चाहिए या डिलिस्टिंग तक वेट करना चाहिए, इसके अलावे बहुत सारे फैक्टर्स पे बात करेंगे। इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपके द्वारा कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप 3i इन्फोटेक में निवेश करना चाहते हैं या 3i इन्फोटेक में निवेशित हैं। ध्यान रखिए, मैं सिर्फ अपना अनुभव शेयर करूंगा, इंफॉर्मेशन जो उपलब्ध है वो शेयर करूंगा। इससे मानना तो मैं इसके खरीदने की सलाह दे रहा हूं, ना इसे बेचने की सलाह दे रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 3i इन्फोटेक में पिछले दिन मतलब फ्राइडे को ₹7.92 के आसपास में 5% का अपर सर्किट लगा था और अच्छा खासा एक वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 8.5 करोड़ के आसपास इसका टर्नओवर हुआ है। 1 करोड़ से ऊपर शेयर ट्रेड हुआ है। तो इस लेटर के बाद मैक्सिमम आदमी जो है इसको खरीदना चाहते हैं, ऐसा सिग्नल्स आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक चीज। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे इसका चार्ट देख रहे होंगे, तो ये शुरू में ये खुला, उस समय सर्किट नहीं था, आराम से ट्रेड हुआ, फिर सर्किट लगा, फिर सर्किट खुला, फिर ट्रेड हुआ और इस तरीके से ये ट्रेड हुआ। अब मैं आपको ले चल रहा हूं इसके कुछ फिनेंशियल इंडिकेटर कि अभी क्या है। इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारे देंगे, घबराइएगा नहीं, थोड़ा पेशेंस के साथ आप देखिएगा। देखिए, कंपनी जो है 1280 करोड़ पे मार्केट कैप पे बैठी है और इसका जो बुक वैल्यू है ₹3.5 के आसपास है। ये 11 के पी पे चल रही है कंपनी अभी। तो 11 का पी कोई बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। कंपनी के पास 67 करोड़ का कैश है। ध्यान रखिए, 67 करोड़ का कैश है और कंपनी का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है 839 करोड़ का डेट। 839 करोड़ का जो डेट है, कंपनी का प्लान है कि इसको डेट फ्री कंपनी बनानी है। तो इस पे आगे बात करेंगे, इसके प्रूफ भी आपको हम देंगे कि कंपनी क्या कर रही है। तो 839 करोड़ का डेट है। अब आप देखिए, कंपनी पे अगर आरओसी देखें तो 16% बुरा नहीं है, आरओई देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये भी 27% के आसपास है और सेल्स ग्रोथ भी लगभग 19% के आसपास है। यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 37% के आसपास है। तो ये बहुत ही अच्छा फिगर माना जाता है। और अभी आप यहाँ पे जब देखेंगे 5 साल का हम डाटा चेक करते हैं तो देखिए, सेल्स ग्रोथ अच्छा बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली सेल्स ग्रोथ में इंप्रूवमेंट हो रहा है। 5 साल का एवरेज देखेंगे तो -3% के आसपास है। 3 साल का देखेंगे तो 6.5% और 1 साल का ग्रोथ देखेंगे तो 19% के आसपास है। जबकि इससे हम ज्यादा सहमत नहीं है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में आपको यहाँ मैं दिखाऊं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे, क्योंकि कई जो साइट होते हैं उनका डाटा सही हो ये कोई जरूरी नहीं है। कई बार आपको उस डाटा को वेरीफाई करना पड़ता है
कि वह सही है कि गलत है। यहाँ पे आप देखिए कि ये 338 करोड़ का सेल्स फिनेंशियल ईयर 2019-20 में हुआ है, और सितंबर क्वार्टर में इसका 86 करोड़ के आसपास का सेल्स हुआ है, और दिसंबर क्वार्टर में 86 करोड़ का सेल्स हुआ है। अर्थात ये अपने आप को मेंटेन, सेल्स में मेंटेन रखी है। पॉजिटिव चीज ये है कि इसका प्रॉफिट लगभग 20 करोड़ के आसपास दिसंबर में हुआ है, जो सितंबर में 2.5 करोड़ के आसपास ही हुआ था। इसका ऑपरेशन ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 27.5% के आसपास है। नॉर्मली आईटी कंपनियों का आप देखेंगे तो 40% के आसपास, 30 से 40% के बीच में ओपीएम रहता है। तो यहाँ और भी ओपीएम इंप्रूव होने की संभावना है जैसे ही डेट कम जाएगी। तो ये आपको जो दिख रहा है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, संदेह है। अब आप देखें यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो आपको दिख रहा होगा 1.5 के आसपास है, जो किसी भी तरह से सही नहीं है। अब आप देखिए, मैं अभी आपको एक डाटा दिखाता हूँ, इससे पहले आप आ जाइए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख रहे होंगे कि प्रमोटर होल्डिंग 0 है, अर्थात यह कंपनी जो है टोटली प्रोफेशनली मैनेज्ड है। तो प्रोफेशनली मैनेज्ड जो कंपनी होती है वो या तो अपने आप को साबित कर चुकी हो तो उस पर भरोसा किया जाता है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, टोटली प्रोफेशनली मैनेज्ड है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। और जहां पे इस तरीके की सिचुएशन है, इसमें बड़ा सोच समझ के ही निवेश किया जाता है। अब इसमें आप डीआईआई की होल्डिंग आप देखेंगे तो मात्र 22.5% का है, और एफआईआई की होल्डिंग 0.08%, अर्थात टोटल इसमें डीआईआई है। अब जो खराब चीजें वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले कि कंपनी का पॉजिटिव ले लीजिए कि वह डेट रिडक्शन करना चाहती है। एक सेकंड आपको हम ले चलते हैं। हाँ, यहां देखिए कंपनी जो है इसका एक ग्लोबल बिजनेस है सॉफ्टवेयर विंग का, यूएसए, यूके, केन्या, यूएई, मलेशिया, सिंगापुर, इन सब में जो ग्लोबल बिजनेस है उसको कंपनी यहां देखिए कंसिडरेशन रिसीव्ड टू बी रिसीव्ड फ्रॉम सच सेल और डिस्पोजल, मतलब लगभग 1000 करोड़ रुपया इसको आने की संभावना है। यह अपना ग्लोबल बिजनेस का एक पार्ट बेच रही है कंपनी। तो इस 1000 करोड़ से कंपनी का जो टारगेट है वो उसके अपने डेट को 0 करने का है, डेट फ्री करने का है। ये तो पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव ये हो गया। यहाँ पे देखिए दी बायर इज एजेंसियो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। एजेंसियो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इसको 1000 करोड़ में इसका कुछ ग्लोबल बिजनेस खरीद रही है, और इसके आधार पे आपको इसका डेट कमता हुआ नजर आएगा। अब सेकेंड चीज देखिए जो खराब चीज है, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि यह रेगुलेटरी फाइलिंग है जो कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दिया है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें ये मैं आपको बता दूं कि आईडीबीआई बैंक ने अपना होल्डिंग कम किया है। नीचे मैं आपको अभी इसका प्रूफ दूंगा। बिक्री से पूर्व, सेल से पहले देखिए लगभग 9% हिस्सेदारी थी आईडीबीआई की, जो 2% उसने ओपन मार्केट में बेच दिया, और लगभग यहाँ हिस्सेदारी 7% हो गई। आप कहिएगा नहीं आईडीबीआई नहीं कोई और है, तो यहाँ देखिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने अपनी हिस्सेदारी कम की है, बेच दिया है। अब फिर आप आइए दूसरे, अब यहाँ पे देखिए वहां पे आपने देखा था 7% कर लिया था, फिर इसने ओपन मार्केट में शेयर बेच दिया 2% से ऊपर, और अब आईडीबीआई की हिस्सेदारी हो गई 4.5% के आसपास। डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब बेचा है। देखिए 14/4/2021 से 28/4/2021 तक के बीच में ये बेचा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आईडीबीआई को यह नहीं मालूम है कि कंपनी डेट फ्री हो रही है, या आईडीबीआई को यह नहीं मालूम है कि कैपिटल रिडक्शन होने वाला है। अर्थात कुछ न कुछ ऐसा चीज है, चूंकि यह प्रोफेशनली मैनेज्ड है और उस प्रोफेशनली मैनेज में डीआईआई का रोल होता है, तो डीआईआई में एक आईडीबीआई बैंक भी है और वह अपनी सिग्निफिकेंटली होल्डिंग कंटिन्यू बेच रही है ओपन मार्केट में। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न लगाता है और इस पे आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है।
चूंकि ये देखने में बहुत छोटी छोटी चीजें लगती है, आदमी जब शेयर बढ़ता रहता है तो वो ये सोच के उसमें चलता है कि ना बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जब हकीकत ये होता है कि बड़े बड़े प्लेयर कई बार उसमें से निकल रहे होते हैं, मैनिपुलेट करके उसके शेयर प्राइस को बढ़ा देते हैं और खुद बेच के निकल जाते हैं। तो आखिर यहाँ हकीकत क्या है ये आप सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ आईडीबीआई बैंक कंटिन्यू अपनी होल्डिंग कम कर रही है, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। अब आपको वो न्यूज दिखाऊं कि देखिए इसका स्कीम ऑफ अरेंजमेंट का जो पेंडिंग ऑर्डर था वो यहाँ पे आपको मैं बताऊं, देखिए 29 अप्रैल को इसने फ्राइडे को दिया है। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को और एनएससी को रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द मैटर ऑफ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द कंपनी with its shareholders for the reduction of share capital of the company pursuant to the provisions of section so and so is has allowed the application filed by company। तो कंपनी को अलाउ कर दिया गया है। अब आपको रिडक्शन ऑफ कैपिटल समझना बहुत जरूरी है इस कंपनी में, अगर आप निवेशित हैं या निवेश करना चाहते हैं। देखिए अभी जो कंपनी का लगभग शेयर 162 करोड़ के आसपास है, देखिए आपको मैं बताता हूं, डाटा के साथ बात करूंगा। देखिए 161.67 करोड़ के आसपास टोटल शेयर है, तो इसका 90% शेयर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, लगभग 16 करोड़ के आसपास शेयर बढ़ेगा। तो आप देखिए लगभग 1/10 शेयर बचेगा। तो यहाँ जो प्राइस आपको 7-8 रुपया ही दिख रहा है, आज के ही प्राइस से अगर तुलना करें तो इसका प्राइस 10 गुना, मतलब पहले डिलिस्ट होगा और डिलिस्ट के बाद जब एक कैंसिल होकर रीलिस्ट होगा तो जिसके पास, अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो मात्र 1 शेयर आपके पास बच जाएंगे। तो ये 8 रुपया का जो वैल्यू है वो इफेक्टिव वैल्यू कितना हो जाएगा आफ्टर रीलिस्टिंग? 80 रुपया। अगर यह 80 रुपया का शेयर रीलिस्ट होता है तब आपका पूंजी रहेगा, ध्यान रखिएगा पूंजी रहेगा। लेकिन मेरा अनुभव बताता है दोस्तों, मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर दूं कि नॉर्मली कैपिटल रिडक्शन जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। एक्चुअल में कैपिटल रिडक्शन 3 चीज के लिए किया जाता है। कैपिटल रिडक्शन से कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर सुधरता है। कैपिटल रिडक्शन से कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी सुधरता है, और आरओसी कैपिटल ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर भी फर्क पड़ता है। तो दोस्तों अब आप देखिए कि मेरा अनुभव है जो जो शेयर आफ्टर रिलिस्ट हुआ है आफ्टर कैपिटल रिडक्शन, जिसमें एक शेयर को मैं बहुत ही बढ़िया से जानता हूं, उसका नाम है AYM सिंटेक्स। पहले वो उसका नाम वेलस्पन सिंटेक्स हुआ करता था नाम, उसका परफॉर्मेंस। दूसरा आप रुचि सोया को मत भूलिए, रुचि सोया में भी कैपिटल रिडक्शन हुआ था। कैपिटल रिडक्शन के कारण ही वो इतना ज्यादा बढ़ा था, लेकिन क्या कैपिटल रिडक्शन, मेरे पास चूंकि रुचि सोया के कुछ शेयर थे, हमने भी परचेज किए थे उसके इन प्लानों को देख के, तो हमारा जब रुचि सोया का शेयर 600 रुपीज हो गया था तब जाके मेरी पूंजी वापिस आई थी। मैं पूंजी पे बेच के निकल गया था, चूंकि गलती एक बार होती है, इसीलिए अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि अगर जिन लोगों को निवेश करना है फ्रेश निवेश, उनको आफ्टर रीलिस्टिंग ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह अपने प्राइस से 10 गुने पे रीलिस्ट होगी। दूसरा जो कंटिन्यू इसमें आईडीबीआई बैंक अपनी होल्डिंग घटा रहा है, यह भी बहुत ही कंसिडरेबल है और इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है, इससे जुड़ा हुआ अपडेट फिर मैं आपको लाऊंगा। मुझे जो अपना व्यू कहना था वो मैं कह दिया। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मेरा व्यू आपको अच्छा लग रहा हो, आपके इन्वेस्टमेंट में सहयोग कर रहा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करिए ताकि बाकी लोग भी लाभान्वित हो। साथ ही साथ कमेंट करके अपनी अनुभव जरूर शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी लाभ हो। साथ ही साथ दोस्तों जिन लोगों को ब्रोकिंग अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट नहीं है और जो अपने ब्रोकर को चेंज करना चाह रहे हो, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में LIC ब्लू का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप ब्रोकिंग अकाउंट खोल के हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं, फिर अगले वीडियो में मिलूंगा एक नई धमाकेदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।